हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तनुज चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी जीके को ध्यान में रखते हुए हम परीक्षा धाम के बुक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन वाले पूरा हम यहाँ पर इस किताब को जो है कवर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश को एक दृष्टि में सामान्य परिचय, पड़ोसी राज्य और संभाग एवं पुनर्गठन के बारे में जो है बात कर ली थी। एक ही वीडियो में तीनों चैप्टरों को यहाँ पर कंप्लीट हो गए थे। आज से हमारा मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के चैप्टर्स यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के चैप्टर में हम मध्य प्रदेश की भौतिक विभाजन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करेंगे, मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक वीडियो में फिर से हम 3 चैप्टरों को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, आप नहीं बच सकते हो। चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम चौथे नंबर के चैप्टर से, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। एक आपका मैप है, आपको उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अगर बात की जाए, मध्य भारत का पठार आपको मध्य प्रदेश के नॉर्थ में मिल जाता है। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी आपको दक्षिण में, उसके उत्तर में नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी के उत्तर में मालवा का पठार, और उसके अगर आप देखोगे उत्तर पूरब में बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड के दक्षिण में रीवा पन्ना का पठार, और रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में देखा जाए तो बघेलखंड का पठार जो है देखने को आपको मिल जाता है। तो मध्य प्रदेश का मैप के माध्यम से भौतिक विभाजन आपका ये है। अब हम एक एक करके मध्य प्रदेश की भौतिक विभाजन पर बात करें। सबसे पहले हमारा आएगा मध्य उच्च प्रदेश। अब मध्य उच्च प्रदेश, उसके बाद सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी, इसके बाद पूर्वी पठार जिसे हम बघेलखंड पठार भी कहते हैं। अब इनमें सब डिवीजन भी है, जैसे मध्य उच्च प्रदेश में मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार एवं नर्मदा घाटी का पठार। अब आपको जी आपके 5 टॉपिक हैं, अब एक एक करके हम बात करेंगे। उसके बाद आएगा आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, जिसमें पश्चिमी पर्वत श्रेणी राजपीपला, पूर्वी श्रेणी महादेव, और आपकी पूर्वी वाली आपकी सबसे मैकाल श्रेणी, और पूर्वी पठार में आपका बघेलखंड का पठार आ जाता है, बघेलखंड आपका आ जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मध्य भारत का पठार, और मध्य भारत के पठार में आपका ये जो उत्तर वाला हिस्सा है मध्य प्रदेश में, इसकी हम जो है बात कर रहे हैं। स्थिति की बात किया है तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री से लेकर 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 मिनट से लेकर 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में आपकी मध्य भारत पठार की स्थिति है। मध्य भारत के पठार के क्षेत्रफल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.68% जो है घेरे हुए है। इसका निर्माण कैसे हुआ तो बिंद शैल समूह के अपरदन एवं नदियों के निक्षेपों से मध्य भारत के पठार का निर्माण हुआ है। संबंधित कुछ जिले हैं, कौन कौन से जिले आएंगे तो नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर एवं शिवपुरी, ये आपके 6 जिले मध्य भारत के पठार में सामान्यतः आते हैं। इसके बाद यहाँ की जलवायु की बात की जाए, मध्य भारत पठार की जलवायु जो है विषम जलवायु है, ध्यान रखना है। गर्मियां का यहाँ पर जो होती है सबसे ज्यादा हो जाती हैं, और शीत ऋतु में बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ठंडी हो जाती है। तो गर्मी ज्यादा होती है, सर्दियों में सर्दी ज्यादा पाई जाती है। यहाँ की वर्षा की बात किया तो 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा पाई जाती है, और यहाँ पर अल्प वर्षा वाला क्षेत्र से जो है कहा जाता है, क्योंकि कम वर्षा होती है। वनों की बात किया, शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर खैर, बबूल, पलास इत्यादि वन पाए जाते हैं। मिट्टी की बात किया तो जलोढ़ एवं कछारी मृदा यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। फसलों में जो सरसों, ज्वार, तिल एवं गेहूं की फसल पाई जाती है। नदियों की बात किया तो चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी और सीप इत्यादि नदियां यहाँ पर आपको पाई जाती हैं। अन्य कुछ नाम भी कहे जाते हैं मध्य भारत के पठार को, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा भिंड मुरैना में सरसों सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है? सरसों जो है सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इसको सरसों की हांडी भी कहा जाता है, या सरसों का पठार भी कहते हैं। साथ में चंबल का उप आंध्र प्रदेश में इसे कहा जाता है। अब सबसे प्रमुख, जब चंबल बहती है तो बीहड़ प्रभावित प्राकृतिक रूप से यह क्षेत्र जो है डाकुओं का गढ़ उस समय कहा जाता था, अब तो सब खत्म हो गए हैं, लेकिन बीहड़ प्रभावित क्षेत्र जो है ये आपके मध्य भारत पठार को ही जानते हैं। मध्य भारत का पठार, या जिसे हम ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात किया तो कौन सी है? तोंगरा नाम से है, ध्यान रखिएगा। तोंगरा नाम से मध्य भारत पठार की सबसे ऊंची चोटी है, 430 मीटर ऊंची चोटी है, यहाँ पर पाई जाती है। किस जिले में है तो श्योपुर जिले में है, ये भी ध्यान रखना है, श्योपुर जिले में जो है देखने को मिलती है। पश्चिम में सीमांत भ्रंश द्वारा अरावली श्रेणी से मध्य भारत का पठार जो है अलग होता है। तो मध्य भारत के पठार में हर एक पॉइंट इंपोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, हर एक पॉइंट, कुछ भी आ सकता है, आप नहीं बच सकते हो। अब ये तो हम डिस्क्रिप्शन में लगा रहे हैं, रिटेन से बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसकी ना एमसीक्यू की मांगते रहते हैं कमेंट में, तो एमसीक्यू परीक्षा धाम की अलग अलग रही है, आप जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी की तरह हमारा आता है फिर, जैसे मध्य भारत के पठार के बाद बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड पठार की बात किया तो ये भी आपकी उत्तर में ही स्थिति है।
यह मध्य भारत के पूरब में, मध्य भारत पठार के कहाँ पर है, पूरब में है, और रीवा पन्ना पठार के उत्तर पश्चिम में है। तो रीवा पन्ना पठार यहाँ है तो इसके उत्तर पश्चिम में है। इसका विस्तार पूछा जाए तो 24 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश, 77 डिग्री 51 मिनट से लेकर 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में इसका विस्तार है। इसका निर्माण बुंदेलखंड पठार का निर्माण जो है नीच चट्टानों के अपरदन से होता है। ध्यान रखना, बुंदेलखंड पठार का निर्माण कैसा होता है, नीच चट्टानों के अपरदन से होता है और इसे नीच पठार के रूप में भी जाना जाता है। बुंदेलखंड पठार की बात किया तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का केवल 7.7% घेरे हुए है। 7.7% जो है क्षेत्रफल में आता है। यहाँ पर संबंधित जिले दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर एवं पन्ना ये आपके जिले हैं। यहाँ की जलवायु की बात की जाए तो गर्मियों में अधिकतर गर्मी होती है और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी भी पड़ती है। मतलब कि ज्यादातर मध्य भारत पठार के समतल जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा थोड़ा ज्यादा हो जाती है, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर वनों में तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम इत्यादि जो है आपके वन पाए जाते हैं। मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, जैसे लाल पीली, काली मिट्टी, लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। गेहूं में फसलों में गेहूं, ज्वार और तिल इत्यादि की फसल होती है। नदियों की बात की है तो नदियां यहाँ पर बेतवा, सिंध, दशान, उर्मिल, जामनी, यहाँ पर कुछ नदियां हैं बहती हैं। यहाँ पर कुछ खनिज भी पाया जाता है, जैसे हीरा सभी जानते हैं ना, चूना पत्थर, ये आपके कुछ खनिज यहाँ पर बुंदेलखंड पठार में देखने को मिल जाते हैं। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात कौन सी है तो याद रखना है सिद्ध बाबा है। कौन सी है, सिद्ध बाबा ऊंची इसकी सबसे चोटी है। कितना है, 1172 मीटर इसकी चोटी है। बुंदेलखंड में जो गंगा कहते हैं उसे बेतवा नदी को ही कहा जाता है। बेतवा नदी जो बहती है उसे बुंदेलखंड की गंगा के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र की बात किया तो बुंदेलखंड पठार में ही आता है। बुंदेलखंड पठार की बात किया तो झांसी और सागर के मध्य में समतल प्राय एक पेनी प्लेन मैदान जो है पाए जाते हैं और इन मैदानों में छोटी मोटी पहाड़ियां मिलती है, जिसे तोर कहा जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियां ऐसे इस तरीके से मिल जाती है जिन्हें हम तोर के रूप में जो है जानते हैं। दो चीजें आपको याद रखना है, पूछा जाए कि बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिंध बाबा चोटी है। और याद रखना है मध्य भारत पठार की ऊंची चोटी कौन सी है तो आप कहेंगे तोंगरा नाम से चोटी है। ठीक है, चलिए तीसरा हमारा पठार आता है मध्य मालवा का पठार। मालवा का पठार देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि एग्जाम में मालवा के पठार से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है इसलिए भी। स्थिति मालवा पठार की बात किया तो पश्चिम भाग में है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसका विस्तार आपका 22 डिग्री 17 मिनट से लेकर 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश में, 74 डिग्री 20 मिनट से लेकर 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। इसका क्षेत्रफल बात किया है तो 28% क्षेत्रफल, लगभग सबसे ज्यादा कहा जाता है 28% क्षेत्रफल पर जो है मध्य प्रदेश के फैला हुआ है। दूसरी बात, दक्कन ट्रैप की लावा और बेसाल चट्टानों के टूटने से इसका जो है निर्माण भी हुआ है। इसमें जिले पूछा जाए कौन कौन से आते हैं तो इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, रतलाम, धार एवं झाबुआ, ये आपके जो हैं जिले भी इसमें आते हैं। जलवायु यहाँ की कैसी है, समशीतोष्ण जलवायु यहाँ पाई जाती है। मतलब कि ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में साधारण ठंड भी पड़ती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्षेत्र में वर्षा की बात की है तो 75 से 125 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। वनों की बात अगर की जाए तो शुष्क पर्णपाती जो है वन यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता यहाँ पर जो है जो आपके वन है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मिट्टी के लिए सबसे ज्यादा आपका मालवा पठार जाना जाता है। यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। कैसी, ब्लैक सॉइल जो यहाँ पर जो है पाई जाती है। सोयाबीन, कपास, गेहूं, ज्वार, मूंगफली यहाँ पर फसलें होती हैं। यहाँ पर कुछ नदियां बहुत इंपोर्टेंट है, जैसे चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान, माही नदी यहाँ पर जो है बहती है। अब माही नदी को आप जानते होंगे, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी, ध्यान रखिएगा। विशेष यहाँ पर कुछ फैक्ट है, जैसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र मालवा के पठार को कहते हैं, क्योंकि 28% क्षेत्र घेरे हुए हैं। गेहूं की डलिया कहा जाता है, बास्केट ऑफ व्हीट। कैसे कहते हैं, गेहूं की डलिया मालवा के पठार को ही कहा जाता है। कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है और मालवा पठार का ढाल की बात किया है तो उत्तर दिशा की ओर है। मतलब कि यहाँ जितनी नदियां हैं उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात किया तो सिगार है। क्या है, सिंगार नहीं है, सिगार चोटी है। नहीं तो याद कर लो, सिगार है ना, सिगार चोटी है, ध्यान रखना है। 881 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। यहाँ पर कुछ अन्य चोटियां भी है, जैसे जाना पाओ है ना, दूसरी धजारी। ये तीनों ही चोटी, चाहे सिगार हो आपकी, चाहे आपकी जाना पाओ हो या आपकी धजारी हो, इंदौर में पाई जाती है। कहाँ पर, इंदौर में पाई जाती है।
चीनी यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु के रूप में जो है बताया है। किसने? चीनी यात्री फाहियान के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार की बात की जाए तो बुंदेलखंड पठार के दक्षिण पूरब में, ये आपका बुंदेलखंड पठार, तो इसके दक्षिण पूरब में तथा बघेलखंड पठार के पश्चिम में देखने को, यहाँ बघेलखंड पठार के पश्चिम में देखने को इसकी स्थिति जो है पाई जाती है। अगर हम रीवा पन्ना के पठार के क्षेत्रफल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% घेरे हुए है। रीवा पन्ना के पठार का निर्माण विंध्य शैल समूह के अपर्दन से जो है हुआ है। इसके अंतर्गत रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना एवं दमोही जिले जो है शामिल किए जाते हैं। यहाँ की अगर जलवायु की बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी पड़ती है, शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी भी पड़ती है। इस क्षेत्र में बांस हो गया, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर की जो वन है वो पाए जाते हैं। यहाँ की जो मिट्टी है वो मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की लेकिन नदियां इंपोर्टेंट है, जो कि सुना होगा, टॉन्स, केन, बीहड़, महाना, बिछिया। बिछिया वो नहीं जो आप सोच रहे हो कि उसके लिए बिछिया लेके जाएंगे, वो मिलेगा बिछिया लेके आएगा, है ना, ये बिछिया नदी है, ध्यान रखिएगा। तो टोन्स, केन, बीहड़, महाना और बिछिया जो है यहाँ पे आपके रीवा पन्ना के पठार की बहने वाली कुछ नदियां हैं। गेहूं की फसल की बात किया तो गेहूं, चावल और तिल यहाँ पर कुछ फसलें पाई जाती हैं, लेकिन चूना पत्थर, गेरू और हीरा के लिए रीवा पन्ना का पठार जो है जाना जाता है। यहाँ की बात किया तो बिंद, कैगारी, स्कार्पलैंड भी इसे कहते हैं। ये शब्द इंपोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आता है। स्कार्पलैंड किसे कहते हैं? रीवा पन्ना के पठार को स्कार्पलैंड कहा जाता है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात किया, कौन सी है? गुडविल है। ये कौन सी है? गुडविल है। और गुडविल का ही दूसरा नाम सद्भावना भी है, ध्यान रखिएगा, सद्भावना भी है। उसका तीसरा नाम कालूमार भी है। क्या है? कालूमार। कालूमार जो कि 752 मीटर ऊंची है और दमोही जिले में पाई जाती है। कहां पर? दमोही जिले में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में जुबेरा गुम्मद दमोही जिले के रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत ही आती है, ध्यान रखना है। तो जुबेरा एक गुम्मद है, वो रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आती है। इसके बाद आता है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी से क्वेश्चन अक्सर देखा जा रहा है 1-2 साल से, के ट्रेंड बना हुआ है। अच्छा, एक लोगों के लिए छोटा सा अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। क्यों बता रहे हैं? यहाँ पर आप लोग एमपीपीएससी की जितनी भी टेस्टेस लगाना चाहते हो, इस ऐप पर जाकर एमपीपीएससी की टेस्टेस को लगा सकते हो। यूनिट 10 को कवर कर सकते हो इस ऐप पर जाकर। साथ में टेस्टेस की बात करें तो आकार हो गया, एमजीआईएस हो गया, आपका एसजीएम हो गया, सारी टेस्टेस की पीडीएफ मिल जाती है और डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है? ऐप की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, ऐप पर जाना है, डाउनलोड करना है और टेस्ट सीरीज वाले में सेक्शन में जाके एमपीपीएस की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना है। नर्मदा घाटी पठार की बात किया तो मालवा एवं रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में है एवं सतपुड़ा पठार के उत्तर की अवस्थिति में देखने को मिलती है। इसके क्षेत्रफल की बात किया तो 26% है, मतलब कि 2% क्षेत्रफल कम है सिर्फ मालवा के पठार से। मालवा पठार का क्षेत्रफल 28% है और नर्मदा घाटी का क्षेत्रफल की बात किया तो 26% है। निर्माण कैसे हुआ? तो इस घाटी का निर्माण जो है पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, पूरब में धारवाड़ की और बिंदन क्रीम की चट्टानों से इसका जो है निर्माण मिला था। कुछ जिले हैं जैसे जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा, सीहोर एवं रायसेन इसके अंतर्गत जिले जो हैं आपके आते हैं। इसके बाद अगर जलवायु की बात किया तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में यहाँ पर साधारण ठंड पड़ती है, मतलब कि सर्दी कम पड़ती है। वर्षा की मात्रा की बात किया है तो यहाँ पर पूरब से अगर पश्चिम की ओर बढ़ते जाएंगे, अगर हम पश्चिम से अगर पूरब की ओर, माफी चाहता हूँ, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगी? बढ़ती जाती है। और यहाँ पर जो औसत वर्षा है 75 से 125 सेंटीमीटर देखने को मिल जाती है। नर्मदा घाटी में कुछ नदियां हैं जैसे नर्मदा, तवा, हिरन, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी, इस क्षेत्र की प्रमुख जो है आपकी नदियां हैं। यहाँ पर कुछ वन भी हैं जैसे सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस इत्यादि वन यहाँ पर पाई जाती हैं। कुछ मिट्टी भी है जैसे पश्चिम में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है और पूरब में लाल मिट्टी देखने को मिलती है। ये जो पश्चिमी वाला हिस्सा है यहाँ पर गहरी काली और जो पूर्वी वाला हिस्सा यहाँ पर लाल मिट्टी देखने को मिल जाती है। पश्चिम में यहाँ पर देखा जाए जहाँ गहरी काली मिट्टी है वहाँ कपास और मूंगफली उग जाती है, मध्य में गेहूं उग जाता है और पूरब में चावल की खेती जो यहाँ पर की जाती है। चूना पत्थर हो गया, संगमरमर और चीनी मिट्टी यहाँ के जो है खनिज बहुमूल्य धातु यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जिस तरह आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी है ना, अगर वो तोड़ दी जाए तो आप बेकार, इसी तरह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग के रूप में नर्मदा घाटी को ही जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हमें यहाँ पर अगर बात की जाए सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की, अभी हमारा एक वाला डिपार्टमेंट पूरा समाप्त हुआ है ना, अभी हमारा आता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में सबसे पहले हम पश्चिम श्रेणी की बात की जाए तो पश्चिम श्रेणी में सबसे पहले हम राजपीपला, जिसका विस्तार गुजरात एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है।
इसके बाद हमारा पूर्वी श्रेणी में महादेव आएगा जिसका विस्तार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में होगा। इसके बाद हमारा मैकाल श्रेणी आएगा जिसका विस्तार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में रहने वाला है। चलिए बात करेंगे सबसे पहले हम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो कि नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर है। ये आपका नर्मदा घाटी थी है ना, उसके दक्षिण में आपकी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश का लगभग 11% क्षेत्रफल ये घेरे हुए है और जलवायु की बात की जाए तो साधारण गर्मी पाई जाती है और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी भी यहाँ पर देखने को जो है मिलती है। क्या बात की है हमने यहाँ पर? हमने यहाँ पर बात की है कि यहाँ पर गर्मी जो होती है साधारण गर्मी होती है, लेकिन ठंडी जो होती है ठंडी अधिक पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे हुआ? दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ धारमण क्रम की चट्टानों से जो है इसका निर्माण पाया जाता है। प्रमुख जिलों में बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पाडुरना, ये नया वाला जिला, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी, इसमें कुछ जो है जिले शामिल किए गए हैं। पश्चिमी भाग में 75 सेंटीमीटर एवं पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। पश्चिमी वाला हिस्सा आपका ये, पूर्वी वाला हिस्सा आपका ये देखने को मिलेगा। यहाँ की कुछ नदियां हैं जैसे ताप्ती, बैनगंगा, शक्कर, दूधी, पेंच, वर्धा, बाबनथड़ी, यहाँ पर कुछ नदियां बहती हैं। इस यहाँ पर जो मिट्टी है छिछली काली एवं लैटेराइट मिट्टी की अधिकता जो है पाई जाती है। इसके बाद हमारा आता है पूर्वी पठार, जिसे बघेलखंड पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे पूर्वी पठार में देखने को मिलता है। ये मध्य प्रदेश के पूरब में है, लगभग 7% क्षेत्रफल में फैला हुआ है और आद्य महाकल्प शैल समूह के हिस्से का इससे निर्माण हुआ है। इसके अंतर्गत सिंगरौली, सीधी, रीवा और सहडेल जिले आते हैं। यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी होती है, लेकिन शीत ऋतु में ठंडी से ज्यादा पड़ती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र इसे ही कहा जाता है, पूर्वी पठार को या बघेलखंड पठार को। यहाँ पर 125 से 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ पर सोन, जोहिला, बनास एवं गोपन नदियां प्रवाहित होती हैं। लाल पीली मिट्टी जो है यहाँ पर पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हमने कितने पठारों की बात की? पूर्वी पठार की बात की, सतपुड़ा मैकाल पठार की बात की, नर्मदा घाटी पठार की बात की, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा का पठार, इन सब की बात की है। तो इन्हीं सबको अब हम एक नजर में थोड़ा सा मान लेते हैं नजर। कैसे मानेंगे? तो सबसे पहले यहाँ प्राकृतिक क्षेत्र होंगे, फिर उसके बाद क्षेत्रफल प्रतिशत, मिट्टी की कौन सी पाई जाती है, फसल कौन सी, नदियां कौन सी और कुछ इसकी प्रमुख चोटियां। बात की जाए सबसे पहले में मालवा पठार का, मध्य प्रदेश में 28% क्षेत्रफल में है। काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। सोयाबीन यहाँ पर सबसे ज्यादा उपज होती है। चंबल, माही, क्षिप्रा और पार्वती नदियां बहती हैं और सबसे ऊंची चोटी मालवा पठार की सिगार है। फिर उसके बाद आता है मध्य भारत का पठार, जहां पर 10.68% क्षेत्रफल में घिरे हुए है। जलोढ़ एवं कछारी मिट्टी पाई जाती है। सरसों की हांडी कहा जाता है मध्य भारत पठार को। चंबल, सीप और सिंध नदियां बहती हैं और सरसों की हांडी के रूप में से जाना जाता है। इसके बाद आता है बुंदेलखंड का पठार, 7.7% क्षेत्रफल में फैला है। मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। गेहूं और तिल की अधिकता होती है। कैन, बेतवा और जामनी नदियां प्रवाहित होती हैं और सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है जो कि बुंदेलखंड पठार की है। इसके बाद आता है रीवा पन्ना का पठार, जहां पर 10.36% भाग पर फैला हुआ है। मिश्रित मिट्टी यहाँ पर ही पाई जाती है। गेहूं चावल उपज होती है। कैन एवं टोंस नदियां बहती हैं। जबेरा गुम्बद दमोह जिले के अंतर्गत जो है इसमें आती है। इसके बाद नर्मदा घाटी की बात करें, 26% क्षेत्रफल पर है। जलोढ़ का गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। गेहूं, तिलहन और गन्ना इसके लिए जाना जाता है। नर्मदा और तवा नदियां प्रवाहित होती हैं। मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक स्थल आपके नर्मदा घाटी को ही कहते हैं। इसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आती है, 11% क्षेत्रफल में है। लेटेराइट, छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। मक्का की यहाँ पर फसल उपज होती है। दूधी, देनवा, सतकर यहाँ पर नदियां बहती हैं। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो है आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आती है। इसके बाद आता है बघेलखंड का पठार, जो कि 7% क्षेत्रफल पे है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। चावल यहाँ की प्रमुख फसल होती है। सोन एवं बीहड़ यहाँ पर नदियां प्रवाहित होती हैं। प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक भाग बघेलखंड पठार को ही जानते हैं, केवल 7% क्षेत्रफल पर है। और इसके बाद इससे बड़ा बुंदेलखंड आता है, ध्यान रखना। तो ये हमने अभी तक 7 आपके प्राकृतिक क्षेत्रों की बात की जो कि इंपॉर्टेंट है। तो एक नजर हमारी है, बाकी हमने ऊपर तो भी आप सभी को पता है कि हमने डिटेल से जो है बात की हुई थी। आप लोगों का एक क्वेश्चन रहता है, सर गोवा प्लान भी पढ़ा दिया करो। बिल्कुल गोवा प्लान पढ़ दिया करेंगे। हम इसलिए सोच रहे थे कि छोड़ दें, क्योंकि गोवा प्लान पर एक सेपरेट वीडियो बना देते जिस पर हम सिर्फ और सिर्फ गोवा प्लान ही पर बात करते, गोवा प्लान पर ही सिर्फ बात करते। लेकिन फिर भी आप लोगों का एक क्वेश्चन रहता है, तो हम गोवा प्लान हर चैप्टर से जो है कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, प्रदेश शब्द की जो उत्पत्ति है कहाँ से हुई है? लैटिन शब्द की रीजियो से हुई है। कहाँ से? रीजियो से हुई है। भारत के प्रादेशिक विभाजन के प्रयत्न के कई विद्वानों का योगदान इसमें रहा है, विशेष रूप से जिनमें डडले स्टैम्प्स, R.L. सिंह का विशेष योगदान है।
इसके बाद बात किया तो चंबल का उप आंध्र प्रदेश कौन सा है? चंबल का जो उप आंध्र प्रदेश को सामान्यतः मध्य भारत पठार भी कहा जाता है। मध्य भारत पठार के पश्चिम की ओर बूंदी एवं करौली पहाड़ियां पाई जाती हैं, या फिर जिन्हें हम अरावली श्रेणी की प्रदेश की सीमा जो है बनाते हैं। पश्चिमी सतपुड़ा एवं झाबुआ क्षेत्र में संपूर्ण मध्य प्रदेश का सूखी मानसूनी वन जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। बघेलखंड में देवगढ़ का जो पठार है, जिसे सरगुजा छत्तीसगढ़ कहते हैं, सोन एवं महानदी का जल के द्विविभाजक के रूप में जाना जाता है। रीवा पन्ना के पठार की बात करें तो दूसरा बिंद का पठारी प्रदेश कहा जाता है। चीनी यात्री फायान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है। कर्क रेखा मालवा के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। चंबल नदी जो है अपनी उत्खात स्थलाकृति या बीहड़ के लिए, अवनिलिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं गंगा नदी के मध्य जल विभाजक के रूप में जानी जाती है। पन्ना के हीरे की खानें बिजावर श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। गुड़गिल चोटी, जिसे कालूमार चोटी भी कहते हैं, दमोह जिले में स्थित है और सद्भावना शिखर भी इसे जो है कहा जाता है। विंध्यन पर्वत श्रेणी राजस्थान मध्य प्रदेश से लेकर पूरब में सासाराम बिहार तक जो है फैली हुई है। प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानों से संगमरमर प्राप्त जो है किया जाता है। पन्ना जिले की भोगन नदी हीरे से जो है प्राप्त होता है। पन्ना जिले की जो भोगन नदी है, कौन सी है? भोगन नदी है, याद कर लो, एग्जाम में आ सकता है, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। भोगन नदी से हीरे की प्राप्ति होती है। मझगवा पन्ना सतना में है, हिनौता पन्ना में है, कोटारिया सतना में हीरे की खानें पाई जाती हैं। बुंदेलखंड पठार में झांसी सागर के मध्य में समतल प्राय पेनिप्लेन मैदान पाए जाते हैं और छोटी छोटी यहाँ पर पहाड़ियां मिलती हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिन्हें हम तोर के नाम से जो है जानते हैं। कौंतेल का पठार जो है मध्य भारत पठार का यहाँ पर हिस्सा पाया जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्रों की। अब जैसे भी हमने इतने पठारों की बात की है, तो प्रॉपर तरीके से इस पठार में कौन सी फसल जो है देखने को मिल जाती है। जैसे बघेलखंड के पठार की बात की, अच्छा आप लोग ये पढ़ते हो, मैप वगैरह रख के बैठते हो या फिर कथा सुनते हो? अरे भाई मैप रख के बैठा करो, अगर जो बताते हैं ना मैप पे लिखा भी करो, ड्रॉ करते चला करो। हो सके तो आउटलाइन मैप रख लो, एक दो तीन लेके, तो आउटलाइन मैप पर भी थोड़ा सा ड्रॉ करते चला करो, इससे कि क्लियर हो जाती है। खैर, बघेलखंड पठार में बात किया तो चावल की फसल होती है। मालवा के पठार में बात किया तो सोयाबीन एवं गेहूं की फसल होती है। सतपुड़ा के पठार में मक्का की फसल होती है। मध्य भारत के पठार को सरसों की फसल होती है। बुंदेलखंड में गेहूं और तिल पाया जाता है और नर्मदा घाटी में गेहूं, गन्ना एवं दालों की जो है सबसे ज्यादा प्रमुख फसलों के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मालवा का पठारी प्रदेश, बिंद का पठारी प्रदेश, बुंदेलखंड का प्रदेश, चंबल या उप आंध्र प्रदेश, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल प्रदेश एवं बघेलखंड का प्रदेश को हम ये 7 भौगोलिक भागों में मध्य प्रदेश को हम बांटते हैं। नियोजन के आधार पर मध्य प्रदेश का कुछ विभाजन होता है। नियोजन का मतलब क्या होता है? आर्थिक कार्य संसाधन, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि के आधार पर भी 7 भागों में बांटा गया है। अब 7 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले ग्वालियर एग्रो प्रदेश कहते हैं, जिसमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी एवं दतिया आता है। दूसरा इंदौर एग्रो इंडस्ट्रियल प्रदेश कहते हैं, जिसमें इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन, झाबुआ, देवास आता है। तीसरा बुंदेलखंड एवं बघेलखंड, जिसमें टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा आता है। चौथा आता है भोपाल कैपिटल प्रदेश, जिसमें भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, गुना, राजगढ़, शाजापुर जिले आते हैं। पांचवा आता है जबलपुर इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट प्रदेश, जिसमें जबलपुर, सागर, दमोह, नरसिंहपुर एवं मंडला आता है। और फिर आता है छठवां नर्मदा घाटी प्रदेश, जिसमें नर्मदा, पुरम, खंडवा, खरगोन जिले आते हैं। फिर 7वां आता है छिंदवाड़ा रिसोर्स प्रदेश, इसमें छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी एवं बालाघाट जिले आते हैं। ये किस आधार पर है? ये आपके नियोजन के आधार पर है। जहां पर आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उसको हम नियोजन के रूप में जो है जानते हैं, इकोनॉमिकली रूप में जानते हैं। ये आपके 7 हैं। इन 7 को चाहो तो याद कर लेना, कम से कम जिले ना रहे, कम से कम याद ऐसे कर लो 7 के 7 नाम, प्रदेशों के क्षेत्र के नाम, जिससे कि आपको एक मैप में आइडिया हो जाएगा कि भाई ये वाला जिला ना यहाँ पर पड़ेगा। तो इस टाइप में भी याद कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग नए हो, चैनल पे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लिया होगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है। बाकी आप हमारे ऐप पर एक बार जरूर विजिट करिएगा, और कोई भी अगर ऐप पर परेशानी होती है तो कॉल वगैरह कर लेना है। आपको नंबर 7985977368 पर हमने दिया हुआ है, इस पर कॉल करके आप हमें बता सकते हो कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो ऐप पर आपको मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल आपके पीडीएफ मिल जाती है वहां पर। मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की बात किया है तो आप देखा जाए तो आपको बहुत सारी मैप में यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिल रही हैं। पहले हम मैप पर एक नजर मार लेते हैं। उत्तर में आपको मिलेगी गोपांचल, जैसे ग्वालियर में नाम में जाता है, सिगार चोटी जिसकी भी हमने बात की है।
आपकी चूलगिरी राजपीपला श्रेणी में है, महादेव धूपगढ़ में है, मैकाल श्रेणी में अमरकंटक है, फिर आपकी विंध्याचल भांडेर कैमूर जो कि सद्भावना। यहाँ पर कुछ आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि हम एक नजर में हमने मैप पर बात की कौन सी लोकेशन पर कहां पर है। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में सबसे पहले बात किया है तो आपका सबसे पहले आएगा विंध्याचल, फिर आपका आएगा भांडेर, फिर उसके बाद आएगा आपका कैमूर। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? विंध्याचल की बात करेंगे, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी में सबसे पश्चिमी भाग के रूप में जाना जाता है। ये आप मैप तो रख के बैठे हो नहीं बैठे हो पता नहीं, दिखा देते हैं। ये आपकी पूरी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इस पूरी विंध्याचल श्रेणी में जो आपका पश्चिमी वाला है उसे विंध्याचल कहेंगे, मध्य भाग को भांडेर कहते हैं और पूर्वी भाग को हम कैमूर के नाम से जो है जानते हैं। तो पश्चिमी भाग में विंध्याचल है, इसके अंतर्गत आपका मांडू, असरफी पहाड़ी, वांचू पॉइंट, जानापाव पहाड़ी, काकड़ी वर्डी, सलकनपुर एवं भीमबेटका जो है आते हैं। पुराणों में विंध्याचल का पश्चिमी भाग को परियात्र कहलाता था, ध्यान रखिएगा, परियात्र के नाम से जो है जाना जाता था पुराणों में। मुकुंदवार श्रेणी पर चंबल के गहरे गार्ज का निर्माण करती है। मांडू जो है मांडगढ़ के निकट कारोम नदी का जो है कंदरा का निर्माण भी करती है। तो ये विंध्याचल श्रेणी के बारे में था। उसके बाद आता है भांडेर, यह विंध्याचल का मध्य भाग है जो कि हमने अभी मैप पे बताया आपको। यहाँ पर सद्भावना जो चोटी है जिसे हम गुडविल कहते हैं, 752 मीटर ऊंची चोटी यहाँ पर दमोह जिले में है और एवं सिंगौरगढ़ भी चोटी पाई जाती है। यहाँ पर नरहट एवं चंदेरी के निकट बेतवा गार्ज का निर्माण भांडेर में पाया जाता है। इसके बाद तीसरी आती है आपकी कैमूर श्रेणी। कैमूर की बात किया तो विंध्याचल का पूर्वी भाग कहलाती है। इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत मेहर में है और गिद्धराज पर्वत ये भी आपके मेहर में। त्रिकुटा पर्वत का रामायण में आपने खूब चर्चा सुना होगा, है ना, और गिद्धराज पर्वत का भी नाम सुना होगा। तो ये दोनों आपके मेहर जिले में है। अब तो मेहर एक जिला बन गया है। यहाँ पर केन नदी का उद्गम है और कैमूर श्रेणी यमुना एवं सोन के मध्य में जल विभाजक के रूप में जानी जाती है। विंध्य के कगार पर टॉन्स गार्ज का निर्माण होता है और पन्ना विजावा श्रेणी कैन गार्ज का निर्माण जो है करती है। गार्ज तो मतलब समझते होगे ना, ये आपकी हार्ड रॉक ऊपर वाली है, ये भी हार्ड रॉक है, तो जो नीचे वाली होती है वो एक तरीके से सॉफ्ट रॉक होती है, साइड वाली सॉफ्ट रॉक होती है और अक्षय और अपर्दन के कारण ये कटती चली जाती है और यहाँ से जो नदी आती है एकदम से गिरती हैं, गार्ज का निर्माण जो है कर लेती हैं। ठीक है, तो गार्ज का निर्माण कर लेती है। कभी कभी नदियां सामने से भी आ जाती हैं, तो अलग अलग टाइप से अलग अलग नदियां आती हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रगान में मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत का जो नाम आता है ना, वो यहीं से लिया गया है। विंध्याचल का पुराना नाम पूछा जाए क्या था, तो विंध्यावटी था। क्या था? विंध्याटवी था, विंध्यावटी या विंध्याटवी कुछ भी ऐसा ही समथिंग था। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रियों का इसीलिए सबसे ज्यादा विकास भी देखने को मिलता है। इसके बाद आता है हमारा सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी, जो कि इंपोर्टेंट है क्योंकि पश्चिम में राजपीपला, मध्य में पूर्वी पठार में महादेव एवं सबसे पूर्वी मैकाल श्रेणी पाई जाती है। अगर हम बात की जाए एक बार श्रेणियों की बात की जाए सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी की, तो राजपीपला, अखरानी, बड़वानी, बीजागढ़ एवं असीरगढ़ की पहाड़ियां देखने को यहाँ पर मिलती हैं। पश्चिमी सतपुड़ा की सबसे पहले हम बात करेंगे तो पश्चिमी सतपुड़ा में जो सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है इसका विस्तार गुजरात मध्य प्रदेश में बुरहान दर्रे तक जो है फैला हुआ है। इसके अंतर्गत आपकी 5 पहाड़ियां आती हैं। राजपीपला की पहाड़ी, अखरानी, अच्छा राजपीपला की पहाड़ी गुजरात में है, अखरानी की पहाड़ी आपकी महाराष्ट्र में है, बड़वानी की पहाड़ी मध्य प्रदेश बड़वानी में है, बीजागढ़ की पहाड़ी खरगोन मध्य प्रदेश में है और असीरगढ़ की पहाड़ी भी मध्य प्रदेश के खरगोन बुरहानपुर में है। नर्मदा नदी जो है अखरानी पहाड़ियों को काटते हुए मुकरता गार्ज में जो है प्रवेश करती है। ये 2024 में आया क्वेश्चन था। असीरगढ़ एवं नर्मदा के बीच में बात किया मेवाड़ का मैदान जो है पाया जाता है। किसका? मेवाड़ का मैदान देखने को मिलता है। इसके बाद बात की जाए तो ये अखरानी एवं मथवार की पहाड़ियां, अखरानी एवं मथवार की पहाड़ियों के बीच में बात किया तो नर्मदा नदी गहरे कंदरा का जो है निर्माण भी करती है, ध्यान रखना है। तो पश्चिमी सतपुड़ा राजपीपला के बाद हमारा आता है पूर्वी सतपुड़ा, जिसमें महादेव पहाड़ी के नाम से हमको जानती है। अब देख सकते हो महादेव में कितनी सारी पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। सतपुड़ा का मध्य का भाग है ये और इसका विस्तार महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में खंडवा से सिवनी तक जो है आपका पाया जाता है। इसके अंतर्गत भी आपकी 5 पहाड़ियां आती हैं। ग्वालीगढ़ पहाड़ी, दूसरी आपकी आती है कौन सी? धूपगढ़ पहाड़ी। कौन सी आती है? कालीबीत, धूपगढ़ पहाड़ी आपकी, हांडिया, नंदीगढ़, चौरागढ़, महादेव, ये सब आती है। तो इसमें आपकी ग्वालीगढ़ पहाड़ी आती खंडवा में, धूपगढ़ पचमढ़ी में, चौरागढ़ भी पचमढ़ी में, नंदीगढ़ भी पचमढ़ी में एवं कालीबीत पहाड़ियां बैतूल जिले के अंतर्गत जो है आपकी आ जाती हैं।
ताप्ती के दक्षिण में ग्वालीगढ़ की सीढ़ियां स्थित हैं और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी की बात किया या कहें कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची की चोटी की बात किया है धूपगढ़ चोटी है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है मैकाल श्रेणी, जिसे पूर्वी पर्वत श्रेणी हम कहते हैं। मैकाल श्रेणी में भी आपकी 5 पहाड़ियां आती हैं। इसका विस्तार सिवनी से लेकर छत्तीसगढ़ तक जो है फैला हुआ है और इसका विस्तार जो है पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार रूप में पाई जाती है। इसके अंतर्गत अमरकंटक पहाड़ी पाई जाएगी अनूपपुर में, किरार घाटी पाई जाती है, अचानक मार, धूमरी पठार, लांजी हिल्स बालाघाट में, बेहर पठार बालाघाट में, बसनिया बेसिन अनूपपुर में, बद्रगढ़ छत्तीसगढ़ में। मैकाल श्रेणी बिंजन एवं सतपुड़ा को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में जो है जानी जाती है। तो यहाँ पर कुछ आपकी श्रेणियां हैं जो आपको याद करनी है सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के रूप में। 3 तरीका की है, पश्चिमी राजपीपला, पूर्वी महादेव एवं मैकाल पर्वत श्रेणी के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए कुछ फैक्ट की बात करेंगे, जैसे नरो हिल्स की बात किया तो सतना जिले में स्थित है, जो कि अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। कौन सी है? नरो हिल्स के रूप में जानी जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 1350 मीटर है और यह पचमढ़ी में नर्मदापुरम जिले में जो है स्थित है। लमहेटा हिल्स की बात किया तो जबलपुर में है। इस हिल्स पर भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है प्रस्तावित किया गया है। मैकाल रेंज की बात किया, सर्वाधिक खनिज यहाँ पर मिलते हैं। त्रिकुटा पर्वत मेहर में है। शारदा माता का मंदिर यहाँ पर जो है पाया जाता है, शारदा माता का मंदिर बना हुआ है। हांडी की पहाड़ी की बात किया तो हरदा में है और क्वार्टरजाइट के लिए पाई जाती है, जानी जाती है। धार जिले की सबसे ऊंची चोटी की बात किया तो मोगराबा है और नर्मदा नदी की बात किया तो विंध्याचल एवं सतपुड़ा श्रेणी के बीच में बिभ्रंश रिफ्ट घाटी से जो होकर जो है गुजरती है, ध्यान रखिएगा। ये आपका इस तरीके से विंध्याचल हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सतपुड़ा, और यहाँ से आपके जो है नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर जो है आपकी बहती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विंध्याचल श्रेणी हो जाएगा, फिर नर्मदा घाट, फिर नर्मदा नदी हो जाएगी, उसके बाद सतपुड़ा। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच में नर्मदा बहती है, ध्यान रखिएगा। सतपुड़ा एवं अजंता के बीच में ताप्ती नदी बहती है, ध्यान रखिएगा। ताप्ती एवं नर्मदा नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको कुछ पॉइंट हैं, याद रखना है, छोटे से पॉइंट है। विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती एवं अजंता, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम कुछ मध्य प्रदेश की चोटियां हैं, चोटियों की बात किया है तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है 1350 मीटर। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी धूपगढ़ है 1350 मीटर। मध्य प्रदेश की मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है 1067 मीटर। छत्तीसगढ़ में जो मैकाल पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है 1176 मीटर। माफी चाहता हूँ। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है 1215 मीटर। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्धबाबा है 1172 मीटर। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है 881 मीटर। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना या कालूमार है 752 मीटर एवं मध्य भारत पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी टोंगरा है, जो कि श्योपुर में है 430 मीटर है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी किस चोटी की सबसे ऊंची है, इस पर हमने जो है बात की है। इसके बाद कुछ अन्य पहाड़ियां भी हैं, जैसे लांजी हिल्स की बात किया तो बालाघाट में है, ध्यान रखिएगा। लमहेटा हिल्स की बात किया जबलपुर में है। नरो हिल्स आपकी सतना जिले में है। जानापाव हिल्स महू इंदौर में है। श्यामला हिल्स नेवरी, अरेरा, कटारा, ईदगाह ये सभी आपकी भोपाल में है। त्रिकुटा मेहर पर्वत की बात किया तो मेहर जिले में है, ध्यान रखना है। मतवार हिल्स धार अलीराजपुर जिले में है। बाघ हिल्स धार जिले में है। धजारी हिल्स इंदौर में है। टोंगरा हिल्स श्योपुर में है। कालीभीत हिल्स बैतूल में है। गिद्धराज पर्वत मेहर में है। गोपालचल ग्वालियर में है। गोमनपुर, मोगराबा, नीलकंठ और शिकारपुरा ये आपकी धार में है। कावड़िया हिल्स, सकरगढ़ हिल्स ये आपकी देवास में। ये छोटी छोटी कुछ आपकी पहाड़ियां श्रेणियां हैं, पर्वत हिल्स हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा किस जिले में जो है पाई जाती हैं। मैप का स्क्रीनशॉट लेके मैप पर आप लोग मैपिंग ड्रॉ कर सकते हो, जिससे कि आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, हमारा तीसरा चैप्टर आता है मध्य प्रदेश की भूगार्भिक संरचना के बारे में। तो मध्य प्रदेश में भूगार्भिक संरचना कैसी पाई जाती है? आर्कियन, धारवाड़, कटप्पा, विन्यान, कुड़माना, दक्कन ट्रैक एवं टरसरी, ये आपकी 7 तरीके की भूगार्भिक संरचना मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। ये मैप के माध्यम समझ सकते हैं, जैसे उत्तर में आर्कियन आपकी, फिर ग्वालियर श्रेणी, दक्कन ट्रैप, विन्ध्याचल, बिजावर, गोंडवाना एवं धारवाड़ क्षेत्र पाया जाता है। एक एक करके थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले आर्कियन चट्टानों की बात किया तो मध्य प्रदेश में यह सबसे प्राचीन चट्टान है, या हम कहें कि पूरे भारत में ही सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन चट्टान है। इन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है।
और आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण नीस एवं शिष्ट चट्टानों का जो है निर्माण पाया जाता है। तो ये शिष्ट हो गया, ये आपका नीस हो जाता है। जो कि बुंदेलखंड जो है पठार में, वो नीस से सबसे पुरानी नीस पाई जाती है, जिसे बुंदेलखंड नीस भी कहा जाता है। बुंदेलखंड पठार विशेषता टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में बुंदेलखंड की नीस जो है पाए जाते हैं और यहाँ पर जीवाश्मों का अभाव होता है और अत्यधिक प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद आता है धारबाड़ चट्टान। धारबाड़ चट्टानों का निर्माण जो होता है, जो आर्कियन चट्टानें हैं ऊपर वाली, इन्हीं के अपरदन और निक्षेपण के द्वारा धारबाड़ चट्टानों का निर्माण हो जाता है। ये अत्यधिक रूपांतरित होने के कारण जीवाश्म का इनमें भी अभाव पाया जाता है। ये संकोली श्रेणी जबलपुर, शिल्पी श्रेणी बालाघाट, सौंसर श्रेणी पालरना में जो है आपकी धारबाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। इनमें सबसे ज्यादा मैग्नीज खनिज जो है पाया जाता है और इनका जो धारबाड़ चट्टानों का नामकरण हुआ है, कर्नाटक के धारबाड़ के नाम पर इसका नाम धारबाड़ रखा गया है। सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों को, धारबाड़ चट्टानों को समृद्ध चट्टानों के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद तीसरी आती है कटप्पा चट्टान। कटप्पा चट्टान को दो श्रेणी में बांटा जाता है, एक तो बिजावर श्रेणी में, दूसरा आपका ग्वालियर श्रेणी में। ये मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जा रही है। कटप्पा चट्टानों की बात की जाए तो इसका निर्माण धारबाड़ चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। आर्कियन से किसका हुआ था? आर्कियन से अगर बात की जाए तो आर्कियन से धारबाड़ बनी थी और धारबाड़ से बात की जाए तो धारबाड़ से आपकी कटप्पा बनी है। कौन सी? धारबाड़ से कटप्पा बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। बिजावर श्रेणी की बात की जाए तो पन्ना, सतना, छतरपुर में पाई जाती है और ग्वालियर श्रेणी ग्वालियर के आसपास क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यहाँ पर आपकी पन्ना, सतना में, पन्ना में हीरा सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले देखी गई या खोज की गई कटप्पा गांव के नाम पर इसका नाम कटप्पा रख दिया गया। कटप्पा शैल के ग्वालियर के उपक्रम क्षेत्र के निचले भाग को पार के नाम से जानते हैं और ऊपरी भाग को मोरार के नाम से जो है जाना जाता है। आर्कियन से धारबाड़ बन गया, धारबाड़ से कटप्पा बन गया और कटप्पा से क्या बनेगा? कटप्पा से बिंदन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कटप्पा से बिंदन क्रम की चट्टानें बन जाएंगी। तो हम चल देते हैं बिंदन क्रम की ओर। कटप्पा चट्टानों के बाद इन चट्टानों का बिंदन चट्टानों का निर्माण होता है और इन्हें परतदार चट्टानों के रूप में जाना जाता है। किसमें? परतदार चट्टानों के रूप में जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश में कैमूर, भांडेर, सोन श्रेणी में पाई जाती है। इन चट्टानों में, बिंदन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर एवं संगमरमर के भंडार जो है पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योगों का विकास आपकी बिंदन चट्टानों के आसपास देखने को मिलता है। विंध्याचल बिंदन क्रम में सेमरी श्रेणी सोन घाटी क्षेत्र जो है अवस्थित है। पांचवी हमारी चट्टान आती है दक्खन ट्रैप चट्टान। दक्खन ट्रैप चट्टान की बात करें तो इंपोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी क्रियाओं के फलस्वरूप इसका जो है निर्माण होता है, जिसे दक्खन ट्रैप चट्टानों के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण क्रेटेशियस युग में जो है किया गया था। इन चट्टानों में बॉक्साइट हो जाता है, स्फटिक, डोलोमाइट, काली मिट्टी का जो है निर्माण होता है और बेसाल चट्टानें इनको हम कहते हैं। ये मध्य प्रदेश की पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में पाई जाती हैं। छठवीं आती है गोंडवाना चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों को ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर जुरेसिक युग के बीच में इसका निर्माण होता है। पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर, बघेलखंड में ये पाई जाती हैं। कोयला जो है आपका सबसे ज्यादा गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही देखने को मिलता है। अंतिम में आपकी आती है तरसरी चट्टान। ये आपकी नवीन चट्टान है। प्रायः नदी घाटी में, विशेषतः नर्मदा सोन घाटी में तरसरी चट्टानों की महत्वपूर्ण उपलब्धता पाई जाती है। जैसे कुछ हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक के रूप में युग हैं, और किस युग में किस चीज की, किस सेल समूह का निर्माण हुआ है। जैसे नवीन युग में एलुवियन, है ना, नवीन युग में एलुवियम, प्लेस्टीन युग में पुरातन एलुवियम एवं लैटेराइट, लोअर इयोसिन अपर क्रेटेशियस में दक्कन ट्रेबम, अंतर ट्रैपियन, लोअर क्रेटेशियस मध्य ट्रियासिक में ऊपरी गोंडवाना सेल समूह, लोअर ट्रेसियक एवं अपर कार्बोनिफेरस में लोअर गोंडवाना सेल समूह, कैम्ब्रियन युग में अपर बिंदन सेल समूह, लेट प्री कैम्ब्रियन में लोअर बिंदन सेल समूह एवं कटप्पा, अर्ली प्री कैम्ब्रियन में धारबाड़ एवं तुल्य सेल समूह और आर्कियन में ग्रेनाइट एवं नीस सेल का जो है युग में निर्माण हुआ है। कुछ फैक्ट की बात की गई है, जैसे पन्ना के हीरे की खानें बिजावर श्रेणी में एवं कुछ अल्प मात्रा में अपर बिंदन श्रेणी में पाई जाती हैं। फिर आता है प्रदेश में जो आर्कियन युग की चट्टानों में संगमरमर प्राप्त जो है किया जाता है। पन्ना जिला जो है भोगर नदी से हीरे की प्राप्ति होती है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया भोगर नदी वाला, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, प्री से लेके इंटरव्यू तक कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मझगवा पन्ना, हिनौता पन्ना एवं कोटारिया सतना में ये सभी तीनों हीरो की खानों के रूप में जो है जानी जाती हैं। तो आज ध्यान रखना है आप लोगों को, हमने 3 चैप्टर की यहाँ पर जो है बात की है।
अब 3 चैप्टर कौन-कौन से हमने बात की है, भूल तो गए होंगे, तो बता देते हैं। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, पर्वत श्रृंखलाएँ, भूगर्भिक संरचना। नेक्स्ट वीडियो में हम किसकी बात करेंगे? तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में केवल एक चैप्टर आएगा, कौन-सा? तो हम बात करेंगे यहाँ पर अपवाह तंत्र एवं नदियों की। भाई क्यों? क्योंकि रिवर्स इतनी बड़ा चैप्टर है अपने आप में, क्योंकि इतने सारे फैक्ट हैं कि एक ही वीडियो में आप एक तो थक भी जाओगे, दूसरा धैर्य के साथ वीडियो देखना होगा, नहीं तो माइंड से स्किप होती चली जाएँगी। तो 7वां चैप्टर देखने के लिए चैनल पर ज़रूर याद से आप लोग विज़िट कर लेना, क्योंकि नोटिफ़िकेशन जैसे आए वीडियो देख लेना, अदरवाइज़ स्किप होने में टाइम नहीं लगता है, भूल जाते हो, पेपर में फिर पता चलता है कि अरे यार बस इस बार 2 नंबर और आ जाते। ये 2 नंबर काश वाला है ना, इस काश को हमें दूरियों को दूर करना है, इस लकीर को मिटा देना है काश को, ठीक है? तो इसलिए चैनल को नए हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो। साथ में हमारा यूपीएससी नेट जो आ चुका है, इसको डाउनलोड करके चीज़ों को आप एक बार ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा इस ऐप पर आपके लिए कितना फ़ायदेमंद बन चुका है। तो आज के लिए धन्यवाद।